नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी ब्रेकिंग के साथ। संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, संसद में हुई घटना चिंताजनक है। मामले पर वाद विवाद की जरूरत नहीं है। घटना की गहराई में जाना जरूरी है। विपक्ष को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। तो ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राजनीति की बात नहीं है, इसमें वाद विवाद की जरूरत नहीं है। घटना की गहराई में जाना बहुत जरूरी है। विपक्ष को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, ना कि ज्यादा भ्रम फैलाने की कोशिश होनी चाहिए। तो देखिए, आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब संसद में अचानक से कोई बाहर का व्यक्ति आता है और यहाँ पर जो गैस बॉम्ब्स होते हैं उसे यहाँ पर रिलीज किया जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इस पूरे मामले पर बयान दिया है। संसद के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो 13 दिसंबर को हुआ था। 13 दिसंबर वो दिन जब 22वीं बरसी संसद पर हुए हमले का मनाया जा रहा था और तमाम लोगों को याद किया जा रहा था। इसके साथ ही उस घटना को एक बार फिर से यहां पर याद किया गया, तब जब कोई बाहरी व्यक्ति संसद में आया और फिर इस तरह से एंट्री लेकर खलबली मच गई। अनूप गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अनूप, प्रधानमंत्री ने कहा है कि सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए, इसमें वाद विवाद की जरूरत नहीं है। अब मामला जो है जांच के दायरे में है जब, तो फिर राजनीति क्यों? देखिए, आपको बता दूं, जिस तरह से संसद भवन के अंदर में जिस तरह से घटना घटी है और उसके बाद जिस तरीके से विपक्ष नेताओं ने प्रतिक्रिया दी, जिस तरह से विपक्षी नेताओं का रुख जो है वो आक्रामक रहा है, उसको लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस मुद्दे पर किसी भी तरीके से राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो घटना घटी है वो चिंताजनक घटना है और खुद लोकसभा अध्यक्ष इस मसले को जांच प्रक्रिया, हर स्तर पर जांच प्रक्रिया चल रही है और जाहिर सी बात है कि जांच प्रक्रिया में क्या आएगा वो समय के साथ पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने रवैया अपनाए हुए है उस पर किसी भी तरीके से जो है राजनीति नहीं करना चाहिए। एक सकारात्मकता के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, पिछले 2-3 दिनों जब से ये घटना घटी है उसके बाद से ही विपक्ष ने अपने तेवर कड़े कर रखे हैं और लगातार जो है वो दोनों सदनों में उनके तरफ से हंगामा बरपा जा रहा है, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। विपक्ष लगातार गृह मंत्री से वक्तव्य चाहता है। इसके अलावा जिस सांसद के नाम पर पास बना था उनकी अकाउंटेबिलिटी चाहता है। तो ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को लेकर एक तरह से अपनी बात रख दी है तो यह मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ आपको अनूप, जब ये वक्त है सच्चाई को सामने लाने का और फिर इस मामले में ये जानने की कोशिश करने का कि वो लोग कौन थे और उनकी मंशा क्या थी, ऐसे वक्त में राजनीति अपने चरम पर है। पूरे मामले को दूसरे डायरेक्शन में राजनीति लेकर जाने की जो दिखाई दे रही है वो भी एक तरह से सवालों के दायरे में है। विपक्ष को लगता है कि एक मुद्दा जो है वो हाथ आ गया है। क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से पहले दिन सदन की कार्रवाई चली, अगर देखें तो उस दिन जो है वो 100% हुए थे और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, क्योंकि 3 राज्यों में बीजेपी को जिस तरह से प्रचंड जीत मिली थी, कहीं ना कहीं अपर हैंड जो है वो गवर्नमेंट के साथ था। लेकिन जैसे ही ये घटना घटती है, विपक्ष इस मुद्दे को पकड़ सरकार को इस मुद्दे पर घेरने के लिए कोई भी जो एक कसर है वो नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि देखिए, न केवल हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह का भी वक्तव्य इस मसले पर आया, ओम बिरला लगातार जो है वो अपना वक्तव्य दे रहे हैं। सर्वदलीय बैठक, सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई, वहां पर भी उन्होंने कहा। तो हर स्तर पर इस मसले की जांच चल रही है। लोकसभा सचिवालय इस पर जांच कर रहा है, तमाम चीजें हो रही है।
इसके बावजूद जिस तरीके से विपक्ष के तेवर कड़े हैं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब इस मसले पर अपनी बात सामने आई है, उसके बाद विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह जाता। लेकिन देखना होगा, चूंकि कल जो है वो सदन की कार्रवाई फिर शुरू होगी और किस तरह से विपक्ष इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अनूप, जानकारी साझा करने के लिए। तो दैनिक जागरण को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा संसद की सुरक्षा को लेकर कि भले ही यह मामला जांच के दायरे में है, संसद में जो घटना हुई वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है, मामले पर वाद विवाद नहीं होना चाहिए और घटना की गहराई से जांच बहुत जरूरी है। विपक्ष को सकारात्मक राजनीति करने की जरूरत है, ना कि इसमें वाद विवाद का वक्त है। तो दैनिक जागरण को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। पीएम मोदी इसे खास दिन मानते हैं। ये खुशी सिर्फ मोदी की नहीं है, बल्कि ये देश के 140 करोड़ हृदयों की खुशी है। ये मन के संतोष का अवसर है। हर घर अयोध्या, हर घर राम आने का है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर पर भी कहा कि ये सिर्फ मोदी की खुशी नहीं है, बल्कि ये 140 करोड़ हृदयों की खुशी है, ये मन के संतोष का अवसर है। उन्होंने ये भी कहा कि हर घर अयोध्या, हर घर राम आने का वक्त है और इस अवसर पर हर कोई खुश है, ना कि सिर्फ मोदी खुश है। तो बहुत ही खास पल होगा जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी मौजूद रहेंगे, बाकायदा रामलला विराजेंगे। जब इस भव्य और दिव्य मंदिर में वो क्षण जो हर किसी के लिए बहुत ही खास बनने वाला है और उस क्षण का साक्षी न जाने कितनी ही निगाहें, कितनी करोड़ निगाहें बनेंगी और टेलीविजन स्क्रीन पर कई लोगों की निगाहें रहेंगी कि आखिर आज का वो बेहद महत्वपूर्ण दिन जिसका इंतजार कई 100 सालों से किया जा रहा था। 500 साल से भी ज्यादा का वक्त और इंतजार था कि कब रामलला विराजेंगे अपने सही स्थान पर, और अब वो क्षण, वो घड़ी ज्यादा दूर नहीं। 22 जनवरी का वो दिन जब रामलला विराजेंगे और पीएम मोदी ने कहा इसे कि बहुत ही खास पल होगा ये, और सिर्फ ये मोदी की खुशी नहीं होगी बल्कि 140 करोड़ हृदयों की ये खुशी है और ये काफी संतोष का अवसर है। भोपाल से खबर आ रही है जहां जल्द होगा मोहन कैबिनेट का गठन। पहले चरण में 15 से 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं। नए चेहरों को तरजीह मिल सकती है, कुछ पुराने चेहरों को फिर से मौका मिल सकता है। आज दिल्ली जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली में रहेंगे। 2 से 3 दिन के दौरे पर कहा जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर वो जा सकते हैं, लेकिन कई दौर की बैठकें होंगी जिसके बाद जाकर नाम फाइनल होगा। 2 से 3 दौर की बैठक के बाद ही नाम फाइनल हो जाएगा। तो अभी मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है और यह सस्पेंस बहुत जल्द खत्म हो जाएगा जब मोहन यादव आलाकमान से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। और कहा जा रहा है कि पहले चरण में 15 से 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं, लेकिन किस खेमे के होंगे अभी इस पर सस्पेंस है कि किस खेमे के मंत्रियों को, नेताओं को कैबिनेट में मौका मिलेगा। संभावित चेहरों की सूची भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए संभावित मंत्री आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कौन कौन संभावित चेहरे हैं। अभी सस्पेंस बरकरार है। तो देखिए कई ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार में मंत्री पद की शपथ लेंगे। फिलहाल सस्पेंस बरकरार, कैबिनेट का इंतजार कि आखिर कैबिनेट में कौन से नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। कई बड़े चेहरों के नाम हम आपको दिखा भी रहे हैं। संभावित मंत्रियों के चेहरे, मोहन के मंत्री कौन होंगे, भूपेंद्र सिंह से लेकर गोविंद सिंह, प्रद्युम्न सिंह तोमर, ये संभावित मंत्री जिनकी तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। नीचे की तरफ हम फ्लैश कर रहे हैं। कुछ पुराने चेहरों को क्या फिर से मौका दिया जाएगा या फिर नए चेहरों पर ही भरोसा किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम को जैसे ही सामने रखा गया हर कोई चौंक गया। और ऐसे ही बीजेपी क्या मंत्रिमंडल के मंत्रियों के नामों का ऐलान करने के बाद भी चौंक आएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल और इंतजार है कि कब कैबिनेट का गठन होगा। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब बहुत जल्द ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो
तो एक तरफ जहां मध्य प्रदेश कैबिनेट गठन को लेकर खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ आज सीएम विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज दिल्ली जाएंगे। कैबिनेट विस्तार पर मंथन होगा। आज दिल्ली में नामों पर मुहर लग सकती है और आज का दिन बेहद खास हो जाएगा। विष्णुदेव साय क्योंकि आज दिल्ली जाएंगे और यहां पर कैबिनेट विस्तार पर आज क्या मुहर लग जाएगी, क्योंकि चर्चाओं का बाजार गर्म है और ऐसे में आज दिल्ली में नामों पर मुहर लग सकती है कहा जा रहा है, क्योंकि विष्णुदेव साय आज दिल्ली जाएंगे। कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। कई नेताओं से वो मुलाकात भी कर सकते हैं। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में कैबिनेट में कौन कौन शामिल होता है, किन्हें मौका दिया जाएगा। विष्णुदेव साय एक ऐसा नाम जिसे बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर जब रखा सामने, हर कोई चौंक गया। और ऐसे में क्या मध्य प्रदेश की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी नए चेहरों को मौका दिया जाएगा? जो खबरें सामने आ रही हैं, छत्तीसगढ़ की कैबिनेट में क्या नए चेहरे होंगे या पुराने चेहरों पर भी भरोसा जताया जाएगा? कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं। और कैबिनेट को लेकर चर्चा जोरों पर है, कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा जोरों पर है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से, तनु वर्मा रायपुर से हमारे साथ है और शिवम प्रताप दिल्ली से। शिवम, आज दिल्ली में कई नेता मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश से भी डॉक्टर मोहन यादव आएंगे, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, तो दूसरी तरफ विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज दिल्ली आएंगे। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आज ये दोनों राज्यों के सीएम दिल्ली पहुंचेंगे, केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करेंगे। आने वाले इसी वीक में जो कैबिनेट विस्तार होना है दोनों राज्यों में, उसको लेकर आज बातचीत बेहद महत्वपूर्ण होगी। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव के हिसाब से कैबिनेट का गठन होगा। दो चीजें लगभग साफ कर दी गई हैं जो जानकारी दिल्ली में मिल रही है। पहला तो ये कि सभी संसदीय क्षेत्रों को मौका दिया जाएगा और दूसरा, जो 3 से 4 बार मंत्री रहे हैं उन्हें इस बार रिपीट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो सीनियर मिनिस्टर्स रहे हैं, पार्टी के बड़े नेता रहे हैं दोनों राज्यों में, उनका समायोजन किया जाएगा। खास बात यह है कि जिन संसदीय क्षेत्रों में बीजेपी इन चुनावों में भी हार गई उनको ज्यादा मौका दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो कैबिनेट विस्तार होगा वो बेहद छोटा रहेगा। लोकसभा चुनाव तक अगर एमपी की बात करें तो लगभग 1 दर्जन से 18 तक मंत्री बनेंगे और छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां भी मंत्रिमंडल छोटा रहने वाला है। लोकसभा चुनाव के बाद भले ही विस्तार कर दिया जाए, पार्टी जो कैबिनेट का गठन करेगी वो इस आधार पर होगा कि आने वाले 6 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव होने। ऐसे में जिन जिन लोकसभा सीटों पर पार्टी को बहुप्रतीक्षित सफलता नहीं मिली, जो फैक्टर काम नहीं किए, उसके अनुरूप बातचीत होनी है। और अगर आज केंद्रीय नेतृत्व की सहमति मिलती है तो आने वाले कल सोमवार को या फिर इस वीक में कभी भी इन दोनों राज्यों में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। बिल्कुल शिवम, वापस से आपके पास आऊंगी। शैलेंद्र भी साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, जैसा कि शिवम ने बताया कि मुख्यमंत्री तो दिल्ली आएंगे ही, लेकिन खबरें ये आ रही है राजधानी से कि जिन्हें बार बार मौका दिया गया है उन्हें इस बार कैबिनेट में शामिल नहीं किया जा सकता और फिलहाल मंत्रिमंडल को छोटा ही रखा जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद इसे एक्सटेंड करने की बातें सामने आ रही हैं। वहां क्या हलचल है भोपाल में? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि देखिए सबसे ज्यादा फोकस जो है वो 2024 के इलेक्शन को रखकर ही ये पूरा मंत्रिमंडल तैयार होगा। और इस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल राजनीतिक हलकों में लगातार चल रही है कि जो लोग लंबे समय से मंत्रिमंडल में हिस्सा थे या जो मंत्रिमंडल में थे उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। जिस तरीके से युवा चेहरे, नए चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी लेकर आई और यही माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में भी यही फॉर्मूला देखने को नजर आएगा कि नए जो चेहरे हैं उनको बड़ी संख्या में मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। कई ऐसे पुराने चेहरे हैं जिसमें खासकर बात करते हैं गोपाल भार्गव की, भूपेंद्र सिंह की या फिर दूसरे अन्य जो दिग्गज जो लगातार जब से मध्य प्रदेश में सरकार बनी तब से लगातार वो मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो ऐसा संभव है कि इस बार इन लोगों को विश्राम दिया जाए या इनकी संगठन में कोई नई भूमिका तय कर दी जाए। तो नए चेहरे जो है वो सबसे ज्यादा जो तरजीह में रहेंगे। हालांकि एक बार के विधायक हैं उन लोगों को भी मौका दिए जाने की संकेत जो है वो फिलहाल नजर आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जातिगत और क्षेत्रीय जो
समीकरण है वो साधने का इस मंत्रिमंडल के जरिए प्रयास होगा। देखिए 10 से अधिक मध्य प्रदेश में अगर ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर अगर ओवरऑल देखें तो बीजेपी कम सीटें जीती है, कांग्रेस अधिक सीटें जीती। तो जो इस बात का जिक्र शुभम कर रहे थे कि जिन लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी को जो आशातीत सफलता नहीं मिली है उन क्षेत्रों में मंत्रियों को तरजीह दी जा सकती है ताकि उन मंत्रियों के जरिए जो है वो लोकसभा के चुनाव को जीता जा सके। तो ऐसे में देखिए दूसरी तरफ एक बात और भी है, मालवा निवाड़ से अगर बात करूं तो मुख्यमंत्री मालवा निवाड़ से आते हैं, इसके अलावा डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा उस इलाके से आते हैं। बिंद को साधने के लिए राजेंद्र शुक्ल को डिप्टी सीएम बनाया गया है। अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा स्पीकर बनाया गया है। तो ऐसे में अब जो इलाके बच जाते हैं, खासकर बुंदेलखंड की बात हो या फिर मध्य क्षेत्र की बात हो, ये वो इलाके हैं जहां से अब तक उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो संभवतः ये भी बताया जा रहा है कि इन इलाकों में से जो लोग विधायक चुनकर आए हैं उन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। तो तमाम जो कयास हैं वो उन पर हो सकता है कि आज देर शाम तक पर्दा हट जाए और आज शाम तक नाम भी सामने आ जाएगा। अगर तमाम बैठकें होंगी तो पिक्चर थोड़ा सा क्लियर भी हो सकता है। तनु भी साथ जुड़ी हुई है। तनु, अभी रायपुर में क्या हलचल है मंत्रिमंडल को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए साय सरकार के मंत्रियों के नामों पर मुहर आज जो है वो दिल्ली में लग सकती है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली प्रवास पर रहेंगे और उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साव भी दिल्ली प्रवास पर रहेंगे। करीब 2 बजे के आसपास राजधानी रायपुर से सीएम और डिप्टी सीएम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में होने वाले इस बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन समेत बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो मौजूद रहेंगे और इस बैठक में मंत्रियों के नामों और उनके सामाजिक समीकरण पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल पर दिल्ली में ही मुहर लगेगी और यहां पर मंत्रियों के पद और गोपनीयता की शपथ जो है उनको दिलाई जाएगी। इसके साथ ही राज्य के राजनीतिक गलियारों में मंत्रियों के नामों को लेकर अलग अलग थ्योरी भी जो है वो सामने आ रही है क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है। ऐसे में चर्चा है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व जो है लोकसभा चुनाव के अकॉर्डिंग जो है मंत्रियों के नामों के नाम जो है वो तय करे। फिलहाल आगे ये देखने वाली बात होगी और ये दिल्ली में होने वाली बैठक के बाद ही मंत्रिमंडल को लेकर तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। फिलहाल चर्चाओं का बाजार जो है मंत्रियों के नामों को लेकर वो गर्म है और अलग अलग थ्योरी इसको लेकर सामने आ रहे हैं और आगे ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व आखिर मंत्रिमंडल को लेकर किन किन नामों पर मुहर लगाती। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही है तनु, और ऐसे में देखना होगा कि कौन से वो नाम हैं जिन पर मुहर लगेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो इंतजार काफी लंबा है कि आखिर कब सस्पेंस खत्म होगा, लेकिन उससे पहले भी ये देखना बाकी है कि आखिर कौन से वो चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे आज, क्योंकि दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। एमपी में एक पुरानी मिथक थी, यहां कोई भी मुख्यमंत्री रात को नहीं रुकता। अब ये मिथक टूट गई है। नए सीएम मोहन यादव कल रात उज्जैन में रुके, उन्होंने वहीं रात्रि विश्राम किया। सीएम के उज्जैन में नहीं रुकने के मिथक पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और कहा कि राजा तो सिर्फ एक ही है, वो महाकाल हैं, हम सब उनके बेटे हैं। और इस बार इस मिथक को तोड़ने के लिए बाबा महाकाल ने उज्जैन से सीएम दे दिया। ये मिथक महज एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था। सिंधिया परिवार राजधानी ग्वालियर ले जाना चाहते थे, इसलिए ऐसी मिथक बनी। कोई घटना हुई तो एक राजनीतिक घटना जरूर महाराज सिंधिया जी ने करी थी। बाबा है ना यहाँ मौजूद, क्या थी बाबा पॉलिटिकल घटना कि कोई कारण से राजधानी ले जाना थी यहाँ से ग्वालियर, तो ग्वालियर राजधानी ले जाने में इच्छा तो नहीं थी, लेकिन महाराज जी चले गए, शांत हो गए। दौलत राव जी सिंधिया साहब के समय 1812 में राजधानी गई, तो उनने क्या समीकरण बनाया, एक तो राजधानी ले गए, दूसरा धीरे से एक मंत्र फूंक गया कि भैया यहाँ राजा रात नहीं रहेगा तो परिवार ही नहीं पड़ गया, कोई आएगा ही नहीं दूसरा कब्जा करने के लिए। ये थी उनकी राजनीतिक रणनीति। राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो सब बेटे हैं उनके, क्यों रात नहीं देंगे। बाबा महाकाल के बाल बच्चे हम हैं, अगर हम उनके बच्चे हैं तो, और अगर बाप को मारना है तो दुनिया की कौन सी ताकत महाकाल से बाहर है क्या? नगर निगम के बाहर नहीं रहेगी, ये कैसे हो सकता है? आगे बढ़ेंगे। उज्जैन से खबर, जहां सराफा बाजार के हैंडलूम स्टोर में आग लग गई और 4 मंजिला दुकान में भीषण आग लगी है। दमकल की गाड़ियों ने
फौरन यहां पर पहुंचकर आग को बुझाना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि लापरवाही है ये, फायर ब्रिगेड की गाड़ी में प्रेशर ही नहीं था। तो देखिए जिस तरीके से यहां पर सूचना तो दी गई दमकल विभाग की गाड़ियों को, लेकिन जब विभाग की गाड़ियां यहां पर पहुंची तो ये पता चला कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी में प्रेशर पाइप ही नहीं था और ये आग देखते ही देखते इतनी ज्यादा फैल गई कि आम लोगों को किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए नीचे आना पड़ा। बाजार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ कि सराफा बाजार के एक मकान में ऊपरी तरफ आप देख सकते हैं, जो ऊपरी मंजिला है वहाँ पर आग लगी हुई है और इस वक्त फायर ब्रिगेड से आग बुझाने का काम जारी है। दमकल की गाड़ियाँ मौके मौजूद है, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आपको तस्वीर नजर आ रहे हैं और आग बुझाने का प्रयास जारी है। उज्जैन को कुछ लोग उनसे हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, यहाँ आग कैसे लगी, क्या है? आज मुख्यमंत्री का दौरा था, मुख्यमंत्री पहले आगमन में आए थे और नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही देखा गई। यहाँ पर 2 गाड़ी आ चुकी है जिसमें एक में भी पावर नहीं था, पाइप भी था जिसमें आग बुझाने तो सावधान हो। यहाँ पर आग तो फटाके से लगी थी, बाकी बाद में एसी का शॉर्ट सर्किट हो गया था, उसकी वजह से आग बहुत ज्यादा फैल चुकी है। जो पहले ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, इसमें क्या पाइप नहीं था? किसी का पानी बरोबर नहीं आ रहा था, पानी बरोबर नहीं आ रहा था, बंद हो गई थी और फिर दूसरी आई, एक में भी सही साइड चली ये भी। और कुछ तस्वीर हम आपको और दिखाते हैं और आप देख सकते हैं कि अब ये जो पाइप है, अभी देख सकते हैं यहाँ कि आपको पाइप जो है ऊपरी जो मंजिल है, जो ऊपरी हिस्सा है, अब वहां तक पाइप को पहुंचाया जा रहा है कि अंदर जो आग लगी हुई है उसे बुझाया जा सके समय रहते, क्योंकि ये जो मकान है इसमें कपड़े रखे हुए हैं, ये क्लॉथ स्टोर है, कपड़े की दुकान है ये, और ऊपर से लेके ऊपर से ऊपरी मंजिल तक यहाँ पे देखिए तस्वीर में आपको कपड़े काफी नजर आएंगे, साड़ियाँ नजर आ रही है। इसलिए इस आग पर काबू पाना बेहद जरूरी है, वरना पूरे मंजिल को पूरे अपार्टमेंट को ये आग के जो लपटें हैं वो अपने आगोश में ले सकती है। और ये देखिए इस वक्त जो ऊपर आपको लपटें नजर आएंगी। हालांकि यहाँ के उज्जैन के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ये फायर ब्रिगेड की गो लापरवाही है, क्योंकि जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं तो पानी जो है, पानी का प्रेशर नहीं मिल रहा था, जो पाइपलाइन थी, जो इसके लिए पाइप ऊपर भेजना था वो इनके पास व्यवस्था नहीं थी, तो कहीं ना कहीं से दमकल यानी फायर ब्रिगेड की जो कमियां हैं वो भी नजर यहाँ पर आई। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नितेश गुप्ता, न्यूज़ 18 उज्जैन। और चलिए अब वक्त तो चला है टॉप